बोरा 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 राइट में, अरे तू जा यार, छोड़ छोड़ उसे, छोड़ उसे, छोड़ उसे, छोड़। Recording in progress. Today's topic is loyalty, trademarks, and ethics. Loyalty. Loyalty is an amount paid by a third party to an owner of a product or patent for the use of that product or patent. जैसे कल हमने पढ़ा था पेटेंट, या यदि हमारे पास कोई पेटेंट है और हम उस पेटेंट का यूज करने के लिए किसी और को अपना पेटेंट दें, तो कोई और थर्ड पार्टी उस पेटेंट को यूज तब करेगी जब वो हमें उसके एवज में कुछ रॉयल्टी देगी। रॉयल्टी मैंने कुछ अमाउंट देगी, वो अमाउंट हमारा उससे सेटलमेंट होगा, वो अमाउंट रॉयल्टी कहलाया जाएगा। रॉयल्टी एग्रीमेंट शुड बेनिफिट बोथ द लाइसेंसर। लाइसेंसर माने जिसके पास जो प्रोडक्ट है, जो उस प्रोडक्ट का ओनर है या पेटेंट का ओनर है। लाइसेंसर is the person receiving the royalty and the licensee the person paying the royalty। जो पर्सन रॉयल्टी दे रहा है उसको लाइसेंसी कहा जाएगा, और जो अपना किसी व्यक्ति ने इनोवेशन किया है, इनोवेशन करने के बाद उस व्यक्ति ने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है या वो उसके बाद उसका पेटेंट है, उसको लाइसेंसर कहा जाएगा। फॉर द लाइसेंसर a royalty agreement to allow another company to use its product। जैसे मेरे पास कोई पेटेंट है, मेरे पास इतना फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं अपनी कंपनी लगा सकूं, तो मैं अपना पेटेंट उस कंपनी को दे दूंगा। वो कंपनी उस पेटेंट के अगेंस्ट मुझे अमाउंट पे करेगी, जब तक यूज करेगी मेरा पेटेंट, वो उस अमाउंट को मुझे पे करती रहेगी, तो मैं लाइसेंसर हो गया, और जो कंपनी मुझे पैसा दे रही है वो लाइसेंसी हो गया। फॉर लाइसेंसर ए रॉयल्टी एग्रीमेंट टू अलाउ अनदर कंपनी टू यूज इट्स प्रोडक्ट्स एंड देन कैन अलाउ देम एक्सेस टू ए न्यू मार्केट। और लाइसेंसी के लिए क्या है कि लाइसेंसी का ये एग्रीमेंट हो गया लाइसेंसर से कि वो उसके प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। अदरवाइज वो अगर उसको एग्रीमेंट नहीं हुआ और उसके पास लाइसेंसी के पास लाइसेंसी उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, लाइसेंसर उस पे केस कर सकता है। तो फॉर द लाइसेंसर ए रॉयल्टी एग्रीमेंट टू अलाउ अनदर कंपनी टू यूज इट्स प्रोडक्ट्स कैन अलाउ देम एक्सेस टू ए न्यू मार्केट। और उसका जो प्रोडक्ट नए मार्केट में चला जाएगा। इसी प्रकार लाइसेंसी क्या करेगा, लाइसेंसी ने एग्रीमेंट कर लिया लाइसेंसर से कि वो उसके प्रोडक्ट को, उसके पेटेंट को, या जो भी उसने जो आविष्कार किया है उसको यूज करेगा, और उसके एवज में उसको एक निश्चित अमाउंट जो सेटलमेंट हुआ है वो उसको पे करेगा। टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज। रॉयल्टी पेमेंट में कवर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। रॉयल्टी पेमेंट अलग अलग प्रकार की हो सकती है या होती है। सम ऑफ मोर कॉमन टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज आर बुक रॉयल्टीज। मैंने कोई बुक लिखी, एक बुक लिखी, अब मेरे पास उसको एक बुक के बाद मेरे को उसको पब्लिश करने के लिए पैसा नहीं है, मैं किसी पब्लिशर के पास गया, पब्लिशर ने यदि वो कॉपीराइट अपने पास रख लिया, या कॉपीराइट अगर ऑथर को पहले पहले उसने वो कॉपीराइट ऑथर को दे दिया, जितनी बार भी वो
बुक छापेगा तो उसके एवज में 5%, 10% जो भी हमारा तय हुआ है 25% वो हमको पेमेंट देगा। परफॉर्मेंस रॉयल्टीज, पेटेंट रॉयल्टीज, फ्रेंचाइज रॉयल्टीज एंड मिनरल रॉयल्टीज, बुक रॉयल्टी, they are paid to authors by publishers। बुक रॉयल्टीज पब्लिशर के द्वारा ऑथर को दी जाएगी। टिपिकली फॉर एवरी बुक दैट इज सोल्ड द ऑथर विल रिसीव एन एग्रीड अमाउंट। जो भी अमाउंट एग्रीड हुआ है दोनों के बीच में, लाइसेंसी और लाइसेंसर के बीच में, लाइसेंसर को लाइसेंसी वो अमाउंट पे करेगा। जैसे कि आता है फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन में 10,000 किताबें छपनी है, तो 10,000 किताब छप गई, 10,000 किताब बिक गई। उसके बाद एक निश्चित अमाउंट जो भी उस बुक का है उस पे 5%, 10%, जो भी परसेंट बन रहा है वो पब्लिशर ऑथर को दे देगा। परफॉर्मेंस रॉयल्टीज, इन दिस केस द ऑनर ऑफ कॉपीराइटेड म्यूजिक, हमने कोई म्यूजिक बनाया तो जो ओनर है कॉपीराइटेड म्यूजिक का रिसीव्स एन अमाउंट whenever the music or song is played by radio station used in a movie। एक सॉन्ग बना दिया, वो सॉन्ग जितनी बार भी किसी रेडियो स्टेशन पे या मूवी में यूज होगा और अदरवाइज यूज्ड बाय थर्ड पार्टी, या उस गाने को थर्ड पार्टी यूज करेगी, तो जिसने वो सॉन्ग बनाया वो उस सॉन्ग बनाने वाले के परमिशन लेने के बाद ही उस सॉन्ग को अपनी मूवी में डालेगा या अपने रेडियो स्टेशन में बजाएगा या अपने चैनल पे वो उसको बजाएगा, देगा, है ना। कोई भी ऐसे पिक्चर है, कोई भी फिल्म है, एक फिल्म बन गई और अब बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, तो वो चाहे तो उस फिल्म को किसी को भी उठा के उस चैनल पे दे दे और पिक्चर चल रही है, ऐसा नहीं है। पर इट इज परफॉर्मेंस रॉयल्टी, जिसने वो म्यूजिक बनाया, जिसने वो काम किया है, उसकी परमिशन लेने के बाद ही वो उस रेडियो स्टेशन या चैनल पे जाएगी। A musician might rely on a private performing rights organization to collect the royalties for them। तो वो म्यूजिशियन रिलाय करते हैं, कुछ प्राइवेट परफॉर्मिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो वो उनके आगे एवज में वो ये सब देखती हैं और वो उनके रॉयल्टी को मैनेज करती हैं। पेटेंट रॉयल्टी, जैसे कि पेटेंट पढ़ा था हमने, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स पेटेंट देयर प्रोडक्ट्स, कोई खोज करी, बता दिया कल कैसे पेटेंट हो गया हमारे नाम। देन इफ ए थर्ड पार्टी वांट टू यूज द सेम प्रोडक्ट ऑफ पेटेंट, कोई ये दूसरा हमारे पेटेंट को यूज करना चाह रहा है, दे मस्ट एंटर इनटू ए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, तो उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और क्या करना, जिसके नाम भी वो पेटेंट है, पेटेंट किसी व्यक्ति के पास है या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो वो उस व्यक्ति को पेटेंट यूज करने के लिए एक निश्चित मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराएगा। दिस वे द इन्वेंटर इज compensated फॉर their intellectual property, ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और वो जब भी उस पेटेंट को यूज करेगा तो उससे पहले परमिशन ले लेगा एक बार, और कितने टाइम के लिए परमिशन ले रहा है, उस टाइम खत्म होने के बाद फिर अगर वो यूज करेगा तो पैसे देगा उसे। फ्रेंचाइज रॉयल्टीज, ए फ्रेंचाइज, ए बिजनेस owner will pay a royalty to the franchisor for the right to open a branch under the company name। एक बहुत बड़ा कोई ब्रांड है और हम चाहें कि अब हम भी, बहुत बड़ा कोई होटल है और हम चाहें कि हम भी होटल खोलें, तो जो बड़े बड़े होटल है उनके तो नाम से लोग आते हैं। अब हम क्या करें, हम अगर अपने कोई होटल हमने खोला है और हमने भी उसका नाम वही रख लिया जो उसका ब्रांड है, तो वो केस कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रेंचाइज रॉयल्टीज देंगे। हम क्या करेंगे, हम उससे कहेंगे कि हम तेरी एक ब्रांच यहाँ खोल रहे हैं
ए फ्रेंचाइजी, a business owner will pay a royalty to the franchisor for the right to open a branch under the company name. तो हम उस कंपनी के नाम पर यहाँ पे अपना होटल हम बनाएंगे, उसका नाम रख लेंगे और उसको उसका नाम यूज करने के अगे एवज में हम उसको रॉयल्टी देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन 2022 the cost to invest in a McDonald's franchisee range from $464,500 to $230,6500. अगर मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी है 2022 में तो लगभग इतना अमाउंट इस बीच में पे करना होगा. इसमें क्या है? दिस इंक्लूड एन इनिशियल फ्रेंचाइजी फी अप टू $45,000 that must be paid to the McDonald's Corporation. मैकडोनाल्ड्स कॉर्पोरेशन यानी कि हमें मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खोलनी है. हमें हमें बहुत बड़ा हमने 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 अपने शहर में एक होटल खोला और हमने उसका नाम रख दिया मैकडोनाल्ड्स. तो मैकडोनाल्ड नाम तो रख नहीं सकते. तो इसके हम क्या करेंगे? हम मैकडोनाल्ड जो कंपनी है उससे फ्रेंचाइजी लेंगे और उसको फ्रेंचाइजी की उसकी कीमत इतनी है और स्टार्टिंग में हमको उतना वो कहेगा कि हमें एकदम इतना रुपया हमारे पास नहीं है, तो कहेगा स्टार्टिंग में आप हमें इतना रुपया दे दो, फिर हमको धीरे धीरे इतना रुपया देते जाना. तो वो फ्रेंचाइजी हो जाएगी मैकडोनाल्ड्स की. मालूम है, अगर हमने अपना होटल खोला, अपना कोई खोला हमने तो लोगों को मालूम नहीं है, परंतु अगर हम उसका नाम लेके खोलेंगे मैकडोनाल्ड्स तो मैकडोनाल्ड एक ब्रांड है, उसके नाम पे लोग आकर्षित होंगे और एकदम ही हमें भी फायदा होगा. और उसके एवज में हमें उसका नाम लेने के एवज में हमें उसका लोगो इस्तेमाल करने के एवज में हमें उसको एक अमाउंट देना होगा जो कि वो हमसे तय करेंगे या हम उनसे तय करेंगे. लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में जो होगा, लाइसेंसर यानी कि जो ले रहा है और licensee the person paying the royalty. licensee the person paying the loyalty. तो उस केस में हम हो गए licensee और लाइसेंसर हो गया मैकडोनाल्ड कंपनी. मिनरल रॉयल्टीज also called mineral rights. तो खनिज, जैसे कि हमारा हमने कोई जमीन खरीदी है, उसके अंदर से निकल रहा है, अंदर से गोल्ड निकल रहा है, चांदी निकल रही है, तो also called mineral rights. Mineral royalty also called mineral rights. Mineral royalties are paid by mineral extractors to property owner. जिसकी जो जमीन है, अब कोई राजे महाराजे हैं, अब वो तो उसको खुदाई करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? वो कोई जो उसको खोद रहा है, जो खुदाई कर रहा है, जो एक्सट्रैक्शन कर रहा है, वो कहेगा कि हम ये जमीन हमारी हो गई, ये इसकी खुदाई का ठेका हमें मिल गया. अब हम जो भी इसमें से निकलेगा उसके आगे से 100 रुपए का सोना निकला, हम आपको 10 रुपया 5 रुपया देंगे. या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कि हमने ये ले ली और जो निकलेगा वो हमारा, इतना रुपया हमने तुम्हें एक साथ दे दिया वन टाइम. तो ऑल्सो कॉल्ड मिनरल राइट्स. Mineral royalties are paid by mineral extractors to property owner. The party wants to extract the mineral will often pay the property owner an amount based on either revenue or units such as barrels of oils or tons of coals. जैसे मैंने बताया कितना बैरल ऑयल निकला, कितना टन कोयला निकला, है ना? जो भी निकला मिनरल, जो भी निकला उसके आधार पे इतना निकलेगा, तो इसके अगर इतना निकला तो हम आपको इतना देंगे. एक परसेंटेज तय कर लिया जाता है. और तो मिनरल के निकलने पर जो माइंस में से जो मिनरल्स निकलते हैं और जो माइंस का मालिक है वो जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो उसमें से खुदाई कर रहे हैं, जो निकल रहा है उसके अगेंस्ट जो
एक इंसेंटिव दे रहे हैं, वो मिनरल रॉयल्टीज कहलाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ रॉयल्टीज, then an author might receive a share of the proceeds from the sales of their book. An author might receive a share of the proceeds from the sales of their book. एक ऑथर, उसकी किताब सेल हो गई तो उसकी जो बेचने पर जो ऑथर को जो धनराशि प्राप्त हुई, जो मनी ऑब्टेन्ड होगा, वह रॉयल्टी का एग्जाम्पल है। जैसे कि an example of royalty structure could be that the author receives 50% on net sales of hardbacks and 7.5% on net sales of paperbacks। यानी कि या तो वो कहे कि हमें जो है ना, जैसे कि कुछ किताब अब बिकी भी नहीं अगर, है ना, तो वो तय कर लेगा कि जितनी किताब बिकी उसका 15%, या फिर जितनी बिकी नहीं बिकी उसका 7.5%, 7.5%, है ना। तो पूरा अब मालूम पड़ा कि उसने 1000 किताब छपी, 100 ही बिकी, फिर तो वो तय करना होगा कि पूरे पे चाहिए कि आधे पे चाहिए। वो अपना टर्म और कंडीशन वो अपना पहले बना लेते हैं। तो अब आता है व्हाट इज रॉयल्टी। एक क्वेश्चन अगर हमें लिखना हो बिल्कुल लेमैन की भाषा में, और एग्जाम्पल बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम्पल, तो रॉयल्टीज आर पेड टू क्रिएटर्स ऑफ ब्रांड्स फॉर द राइट टू यूज द ब्रांड। रॉयल्टीज आर पेड टू क्रिएटर्स ऑफ ब्रांड, ब्रांड के क्रिएटर को रॉयल्टी मिलती है, ये उसका राइट है। जब भी कोई उस ब्रांड को यूज करेगा तो वो क्रिएटर को रॉयल्टी पेड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई कपड़े बनाने वाली कंपनी है, तो वो पायजामा कुर्ता जो भी बना रही है या टी शर्ट बना रही है, और आपको उसकी उस टी शर्ट शर्ट पे अगर उसका लोगो लग गया तो दे नीड टू साइन ए रॉयल्टी एग्रीमेंट। तो आपको रॉयल्टी एग्रीमेंट विद द कंपनी हु ओन दैट ब्रांड इमेज। हम बोलते हैं ना, ये जो हमारा है ये कैप एडिडास की है, भले ही वो कैप हमने आगरा में बनाई हो, यूपी में बनाई हो, तमिलनाडु में बनाई हो, अपने घर पे बनाई हो, और हमने उस पे एडिडास का लोगो लगा दिया या किसी लेविस का लोगो लगा दिया। तो लोगो लगाने से पहले हमें उस कंपनी को एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, हम उसको निश्चित मात्रा में एक धनराशि उपलब्ध कराएंगे। royalties are paid to the creators of brand for the right to use the brand। हम कोई कॉपी यूज कर रहे हैं, उस पर लिखा है क्लासमेट, भले ही हमने वो कॉपी लोकली बनाई है, हम उसमें क्लासमेट का लोगो नहीं लगाएंगे जब तक कि हम उस क्लासमेट वाली कंपनी को वो लोगो एग्रीमेंट करेंगे, हम उससे लोगो लेंगे, है ना। हमने कंपनी खोली और हम फ्रिज बना रहे हैं गोदरेज का, मतलब कोई फ्रिज बनाया हमने, हमने उस पर गोदरेज लगाया और तो वो तुरंत बिकेगा। परंतु गोदरेज का हम जब लोगो तभी लगाएंगे, या इलेक्ट्रोलक्स का लोगो तभी लगाएंगे, या एलजी का लोगो तभी लगाएंगे जब हम उस कंपनी से ये तय कर लेंगे कि हम तुम्हारा लोगो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वो उसको, और उस लोगो लगाने से पहले हमें उसको एक निश्चित मात्रा में एक पेमेंट देना होगा, और वो पेमेंट ही रॉयल्टी होता है।
The satellite TV services such as direct TV and cable television service pay network and super stations a royalty fee to broadcast those channels on their system, है ना? तो सैटेलाइट टीवी सर्विसेज जैसे कि डायरेक्ट टीवी, केबल टेलीविजन पे कोई भी प्रोग्राम तभी दिखा पाएगी जब वो उस चैनल के मालिक को एक परसेंटेज मनी देगी, जो कि रॉयल्टी कहलाती है। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, the terms of royalty payments, the terms of royalty payments are laid out in a licensing agreement. जो भी टर्म और कंडीशन है तो हमारा एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो जाएगा। The licensing agreement define the limits and restriction of the royalties. उस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में हमारे टर्म्स और कंडीशन होंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारी ये चीजें आप इस एरिया में बेच सकते हैं, जोग्राफिकल लिमिटेशंस लगा देंगे तो हमें उसी एरिया में उस लोगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके उस ब्रांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी एरिया में हमें परमिशन दी है। जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस लिया भारत सरकार से और भारत सरकार ने कहा यूपी में चलाओगे तो हम यूपी में चलाएंगे। फिर अगर ऑल इंडिया देगा वो हमें परमिट तो हम ऑल इंडिया में यूज करेंगे उसको। तो इसको बोलेंगे सच एज इट्स ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का ड्यूरेशन कितना है, समय कितने के लिए, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड पर्टिकुलरली विद पर्टिकुलर रॉयल्टी कट्स। क्या प्रोडक्ट है, क्या उस पर रॉयल्टी होगी, एक कंपनी के अलग प्रोडक्ट है या अलग पेटेंट है, किसी में 5%, किसी में 10%, ये इतना सेल होगी तो इतना परसेंट, वो टर्म्स और कंडीशन वो पहले लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कहलाता है। Licensing agreements are uniquely regulated if the resource owner is the government. यदि लाइसेंस देने वाली गवर्नमेंट है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट आर यूनिकली रेगुलेटेड, तो गवर्नमेंट नियम बनाती है तो वो यूनिकली रेगुलेटेड होते हैं। और तो लाइसेंस एग्रीमेंट इज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी अपनी शर्तें होंगी, और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की अपनी शर्तें होंगी। ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कहलाता है। रॉयल्टी से पहले एग्रीमेंट हो जाएगा कि इतना अगर यूज किया तो इतना, इतना कॉपी बुक की गई तो इतना इतना, ये सब पहले ही तय करना होगा। तो रॉयल्टी रेट्स, इन मोस्ट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट रॉयल्टी रेट्स आर डिफाइंड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स और पेमेंट पर यूनिट। ज्यादातर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में रॉयल्टी रेट्स को डिफाइन करते हैं कि कितनी हमारी सेल हो गई और पेमेंट पर यूनिट कितना है। द मैनी फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट रॉयल्टी रेट्स इंक्लूड्स दी, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो कि रॉयल्टी रेट को प्रभावित करते हैं। इंक्लूड दी एक्सक्लूसिव ऑफ राइट्स, अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, उसके अंदर रिस्क क्या इन्वॉल्व है, मार्केट की डिमांड क्या है, एंड इनोवेशन लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन क्वेश्चन, कैसा प्रोडक्ट हमने उसको खोजा है या हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू क्या है या उसकी उपयोगिता क्या है। तो अगर उपयोगिता ज्यादा है तो जाहिर है कि रॉयल्टी रेट ज्यादा मिलेगी, और उपयोगिता बहुत ही कम है तो फिर जो मांगेगा वो कम है तो फिर रेट भी कम हो जाएगी। तो रॉयल्टी रेट्स डिपेंड करती है कि कितना परसेंटेज सेलिंग हो रही है, सेल कितना हो रही है। अगर कोई की जल्दी बिक रही है तो फिर एक बार अगर 100 किताबें बिक गई किसी की, या कोई प्रोडक्ट है जल्दी मार्केट में आया और जल्दी तुरंत ही वो मार्केट से खत्म हो गया, तो अब वो कहेगा कि नहीं, अब नहीं दूंगा मैं आपको, अब मेरी रॉयल्टी बढ़ाइए आप। और अगर वो बिका ही नहीं कोई चीज तो दोबारा लेने नहीं आएगा तो उसकी कीमत भी घट जाएगी।
तो ये डिपेंड करेगा। इन मोस्ट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट रॉयल्टी रेट्स आर डिफाइंड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स और ए पेमेंट पर यूनिट। तो हम इसको रॉयल्टी बोल क्यों रहे हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड ए रॉयल्टी? तो ये जो टर्म है, the term originated from the fact that in Great Britain for centuries gold and silver mines were the property of the crown। शताब्दियों तक जो गोल्ड और सिल्वर माइंस थी, सोने और चांदी खदानें जो भी थी, वो क्राउन माने राजे महाराजाओं की संपत्ति हुआ करती थी। तो उन राजे महाराजाओं की संपत्तियों पर जो भी such royal metals could be mined only if a payment were made to the crown। पेमेंट वर मेड टू दी क्राउन। तो जब भी वहां पे वो सोना चांदी निकाल सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं, जब वो आप क्राउन राजा को पेमेंट दे रहे। तो राजा को जो पेमेंट दिया जाता था रॉयल, तो रॉयल मेटल कुड बी माइंड ओनली इफ रॉयल्टी वर मेड टू द क्राउन। तो जो क्राउन को देने के लिए रॉयल मेटल निकाला जाता था, इसलिए उस रॉयल मेटल के नाम पर इसका नाम हो गया रॉयल्टी। हाउ इज रॉयल्टी कैलकुलेटेड? तो arithmetically royalty can be expressed as royalty is equal to payment to a licensor upon product sales per price। royalty is equal to payment to licensor upon payment, हमने कितना दिया जिसने बनाया है, upon product sale price। तो what does a 5% royalty means? जैसे हम बात करें 5% royalty मिलेगी, तो most publishers pay royalties based on the retail price of the book। रिटेल प्राइस की बुक पे ज्यादातर पब्लिशर पेमेंट करते हैं रॉयल्टी का। दिस मीन्स इफ द बुक रिटेल्स 200 रुपए की किताब है और 5% रॉयल्टी है, तो 200 का 5% कितना हुआ? 10 रुपया। यानी कि ऑथर विल अर्न ₹10 पर बुक सोल्ड। 200 रुपए की किताब है तो उसको 10 रुपए मिलेंगे। 2000 रुपए की किताब है और 5% रॉयल्टी है, तो 2000 का 5% 100 रुपया, उसको 100 रुपया मिल जाएगा। तो रॉयल्टी शब्द आया ग्रेट ब्रिटेन से। रॉयल्टी कैलकुलेट करने के लिए रॉयल्टी इज इक्वल टू पेमेंट टू लाइसेंसर अपॉन प्रोडक्ट सेल्स प्राइस। 5% रॉयल्टी, 10% रॉयल्टी, वो हम जितनी सेल हो रही है, जो सेल हो रही है उसका हम 5%, 10%, 15% हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये इट इज अबाउट रॉयल्टी। नाउ अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, रॉयल्टी एग्रीमेंट शुड बेनिफिट ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क यानी कि ये सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन और अदर डिवाइस that is used to identify a business
और ये प्रोडक्ट इन कॉमर्स। तो अलग अलग तरह के सिंबल हमने देखे होंगे। डिफरेंट सिंबल्स आर टीएम। तो कहीं के कोई लिखा हुआ है, कोई लोगो, उसके ऊपर लिखा हुआ है टीएम। टीएम का मतलब है इंटेंट टू यूज एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर प्रोडक्ट। यानी कि हम जो लोगो यूज कर रहे हैं, हमने इस लोगो के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है। टीएम लिखा हुआ है उसके ऊपर, नाम लिखा हुआ है कोई कंपनी का, उसके ऊपर लिखा हुआ है छोटा टीएम। यानी कि एप्लीकेशन फाइल करी है, ये लोगो हमें अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा। एसएम लिखा हुआ है, एसएम इंटेंट टू यूज एप्लीकेशन फील्ड फॉर सर्विस। यानी कि एसएम सर्विस, कोई हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए ये एसएम शब्द यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है। और एक लगा होता है सर्किल आर। सर्किल आर का मतलब है जो ट्रेडमार्क है, इट इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, है ना। किसी भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और उसका लोगो है, और उसके ऊपर छोटा सा सर्किल में आर लिखा हुआ है। इट इज, ये जो लोगो है, ये कंपनी है, ये रजिस्टर्ड है, इट इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो 3 सिंबल हो गए, टीएम, एसएम और सर्कल आर। ये 3 सिंबल ज्यादातर हमने देखे होंगे। टीएम इंटेंट टू यूज एप्लीकेशन फाइल फॉर प्रोडक्ट, एसएम इंटेंट टू यूज एप्लीकेशन फाइल फॉर सर्विसेज, और सर्किल आर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो बात आती है कि ट्रेडमार्क होता क्या है, व्हाट इज ट्रेडमार्क। डेफिनेशन के थ्रू बताएं उसे। ट्रेडमार्क इज ए साइन। ट्रेडमार्क एक साइन है, सिंबल है, वर्ड या वर्ड्स भी हो सकते हैं, दैट आर लीगली रजिस्टर्ड, जिसका की लीगली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और एस्टेब्लिश्ड बाय यूज एज रिप्रेजेंटिंग ए कंपनी और प्रोडक्ट that is capable of distinguishing the goods or service on one enterprise from those of other enterprises. ट्रेडमार्क वो साइन, सिंबल, शब्द या शब्द हो सकते हैं जो कि एक कंपनी को दूसरे कंपनी से क्या करता है, विभक्त करता है, मालूम बताता है कि कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है। लोगों से ही बता देंगे ये कंपनी अलग है, इसमें तो ये कंपनी का निशान ही नहीं है, है ना। एल जी, एल एक निशान बना होता है, उसमें एल और अंदर जी, जी के अंदर एल। तो ये इसका मतलब ये क्या है, अगर लोगो उस पर लगा हुआ है तो ये वही कंपनी है ना। तो दूसरा कोई एल जी लिख ले, किसी ने लिखा लाइफ गुड, किसी ने लिखा लिव गुड, लॉइन गुड, तो वो सब तो एल जी हो गए, परंतु जो उसका लोगो है वो बता देगा कि ये कंपनी अलग है। बेनिफिट क्या है, द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग ए ट्रेडमार्क इंक्लूड दी ओनर बीइंग द सोल। जो ओनर है वो खुद ही, और सोल एंड एग्जीक्यूटिव ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। और द बेनिफिट इज दैट द ओनर बीइंग द सोल एंड एग्जीक्यूटिव ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क बिल्ड्स गुडविल फॉर द एंटरप्राइज। और उसकी साख है, सब नाम ही काफी, बोलते नाम ही काफी है, साख है उसकी। बैंक में जाइए, हर बैंक के बाहर एक लोगो होगा, लोगो आपको दिखेगा। जो भी बैंक में आप जाएंगे, स्टेट बैंक में, पीएनबी, जो भी बैंक है, उसका अपना एक लोगो, लोगो से मालूम पड़ जाएगा, वो लोगो देख के बता देगा हाँ ये बैंक है। वो नाम तो मिल सकते हैं, पीएनबी और पंजाब नेशनल बैंक, और कोई और पी से कुछ और, एन से कुछ और बदलेगा, तो लोगो सेम रहेगा। तो उसी का गुडविल है, बिल्ड्स गुडविल फॉर द एंटरप्राइज एंड ट्रस्ट अमंग कस्टमर्स। उसके कस्टमर्स में विश्वास पैदा होगा। हेल्प्स कस्टमर्स टू डिफरेंशिएट एंड रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और लोगो लगा हुआ है, समझेगा कि हाँ ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट उसी कंपनी का है। प्रोटेक्ट्स द ट्रेडमार्क फ्रॉम गेटिंग इन्फ्रिंज्ड एंड अल्टीमेटली हेल्प्स द ओनर टू अर्न रेवेन्यू। उससे क्या होगा, जो ओनर है उसका, उसको रेवेन्यू अर्न होगा,
वही जो ओरिजिनल कंपनी है, उसी वही बिज़नेस करेगी उससे, लोगो से या ट्रेडमार्क से। इन इंडिया द टर्म प्रोटेक्शन फॉर a trademark is 10 ईयर। भारत में जो ट्रेडमार्क दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन से हमने उस लोगों के लिए अप्लाई किया, उस सिंबल के लिए अप्लाई किया, शब्दों के लिए अप्लाई किया, उससे 10 साल तक वो लोगो हमारे पास रहेगा और हमें सरकार को एक निश्चित फीस देनी होगी। एंड इज प्राइमरली गवर्न बाय द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत हमें फीस देनी होगी। द प्राइमरी ऑफिस फॉर ट्रेडमार्क्स इन इंडिया इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, आईपीओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है भारत में, वो ट्रेडमार्क देता है। द ब्रांड नेम मैकडोनाल्ड्स और उसका जो स्लोगन है आई एम लव इन इट आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडमार्क। मैकडोनाल्ड और मैकडोनाल्ड में जाओगे वहां पे आई एम LOVIN लव इन इट लिखा होगा। उसका मतलब ये क्या है, ये ट्रेडमार्क है किसका, ये असली मैकडोनाल्ड है। टी शर्ट्स विद कोकोला प्रिंट, टी शर्ट्स इस पे कोको कोला प्रिंट लगा हुआ है। ऑन नेम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इट। तो जो इसका मतलब है कोकोला कंपनी ने ये टी शर्ट लोगों को दी है, ये ओरिजिनल है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होगा इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन फॉर सर्च देंगे। हम ढूंढेंगे कोई, हमने अपना कोई लोगो ढूंढा और हम दे देंगे एप्लीकेशन फॉर सर्च कि ये हमारा लोगो होना चाहिए। अगर वो लोगो किसी को नहीं मिला हुआ है, वो सिंबल किसी को नहीं मिला हुआ है, वो शब्द किसी को नहीं मिले हुए हैं, वो स्लोगन किसी को नहीं मिला हुआ है, तो वो हमें मिल जाएगा। फिर हम उसका हाँ ये खाली है ये बोल देंगे वो, तो खाली हो गया। अब हम उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये एप्लीकेशन डालेंगे वहां पे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर वो एग्जामिनेशन करेंगे उस ट्रेडमार्क का, फिर वो निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि ये ट्रेडमार्क किसी और के पास तो नहीं है, ये अगर इस पे कोई आपत्ति है किसी को तो बता दें। अगर आपके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं आती है, एग्जामिनेशन के बाद एडवर्टाइजमेंट आपका सही हो जाता है, तो क्या होगा, और फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ अपोजिशन। इसके बाद मानना पड़ा कि आपको दे दिया किसी ने, सही है आपका ट्रेडमार्क, और तो किसी ने अपोजिशन कर दिया कि नहीं ये गलत है, इससे ये हानि होगी, इससे ये होगा, ये हमारे पास था या हमारे पास है या चूक चूक हो गई कहीं पे, तो होगा फाइलिंग ऑफ अपोजिशन। और अगर फाइलिंग ऑफ अपोजिशन नहीं आता है तो आपको फिर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, और जिस दिन से आपने अप्लाई किया हुआ है उससे 10 साल तक ये आपका मार्क ट्रेडमार्क आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर सर्च सबसे पहले, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर उसका एग्जामिनेशन, एडवर्टाइजमेंट, और इस बीच कोई भी अपोज ना करे उसको, और फिर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ड्यूरेशन एंड फीस ऑफ ए ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क 10 साल के लिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन के लिए एक आपको प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी। सर्विस मार्क जो है SM, वो 17 साल के लिए मिलता है। ट्रेडमार्क को 10 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा, और सर्विस मार्क जो है, सर्विस मार्क्स आर रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर ओनर्स फॉर 17 years एंड कैन बी रिन्यूड। उसको 17 साल बाद रिन्यू करना पड़ेगा, और ये फीस बदलती रहती है। तो अभी द गवर्नमेंट फीस इज ₹2500 फॉर ईच क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क trademark is a sign used or in connection with the marketing of goods or services. Trademark is sign used on
in connection with the marketing of goods or services. Used on the goods mean का मतलब है used on the goods mean that it may appear not only on the goods themselves. ये गुड्स के ऊपर ही नहीं हो, परंतु जिसमें वो गुड्स रखा जा रहा है, गुड्स बट ऑन द कंटेनर, कंटेनर में रखा जा रहा है, उसके ऊपर भी वो निशान होना चाहिए। या रैपर में रखा जा रहा है, रैपर इन विच द गुड्स आर व्हेन दे आर सोल्ड, PHEY, दे आर सोल्ड, है ना। तो उसके ऊपर निशान होगा ही, और जो उसका जो रैपर है उसमें जिसमें वो पैक हुआ है उसके ऊपर भी निशान लगा होता है। जैसे करेक्ट यूज, करेक्ट है विमल, VI और M बड़ा, फिर ए छोटा, ए और L, VI और AL तो एक ही साल में है, और परंतु आप M देखें तो M थोड़ा बड़ा है, करेक्ट विमल ही है। और जो कंपनी इनकरेक्ट लोगो होगा वो विमल सीधा लिखा हुआ है, उसका लिखाई का तरीका अलग होगा, है ना। विमल के पीछे जो बैकग्राउंड एरिया होगा, अगर वो रेड है, असली वाले का रेड है तो सब में रेड ही होगा, परंतु अगर वो ये नकली लिया है तो वो उसमें रेड नहीं होगा, वो दूसरा हो सकता है बैकग्राउंड। या करेक्ट कैल्विन है, CALVIN कंपनी, तो किसी दूसरे ने कंपनी खोली, उसने अपनी कंपनी का नाम रख दिया KALVIN, कहने में तो कैल्विन कैल्विन, परंतु ये करेक्ट यूज और इनकरेक्ट यूज है। ये अगर जो असली लोगो है VI M बड़ा, A और L, बीच में जो M है वो थोड़ा बड़ा है फॉन्ट उसका, और इनकरेक्ट में वो समान है। तो ये करेक्ट और इनकरेक्ट लोगो इस प्रकार हम भ्रमित हो जाते हैं। तो ये था हमारे ट्रेडमार्क के बारे में। थोड़ा सा पोर्शन आज एथिक्स का करते हैं। एथिक्स है ना, ये सबसे ज्यादा इथिकल कंसेप्ट। तो एथिक्स इज a set of moral obligation that define right and wrong in our practices and decisions. Ethics Ethics is a set of moral obligation that define right and wrong in our practices and decisions. कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो मॉरली करेक्ट है या अनकरेक्ट है। कोई भी हम जो कार्य कर रहे हैं, बोलते हैं ना हमारी आत्मा गवाह नहीं दे रही है, एथिक्स। तो मैनी ऑफ द moral obligation, many of the ethical principles in science relate to the production of unbiased scientific knowledge. जो भी हम नॉलेज साइंस में जो भी काम करें अनबाइज्ड होके करें, कोई भी हम उसमें क्या हेरा फेरी ना करें, which is critical when other try to build upon or extend research finding. क्योंकि अभी हमने कोई भी काम किया और हम बाइज्ड हो गए, तो हमारे काम को जो आगे बढ़ाएगा वो उसको पकड़ेगा, या फिर वो उसको कहेगा ये थ्योरी में डिफेक्ट है, या ये जो काम था वो अनबाइज्ड हो गया, या प्रॉब्लम आएगी या मालूम पड़ेगी। तो एथिक्स माने मॉरल मैनर्स, हमारे अंदर क्या है, ये सब एथिक्स में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ एथिक्स, जैसे मैंने बताया कि हमें जो भी कार्य करना है एथिक्स के मुताबिक ही करना है। कुछ एग्जाम्पल्स एथिक्स के, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एकीकरण, प्रॉमिस कीपिंग एंड ट्रस्टवर्दीनेस। हमने कोई वादा किया है, हमें उस वादे, हम कोई भी काम करते हैं, शपथ लेते हैं, हम अपने जीवन में ये करेंगे, साल के लिए हमें कोई पद मिला तो हम ये काम करेंगे। तो प्रॉमिस कीपिंग, ये लॉयल्टी, निष्ठा, फेयरनेस, यानी कि न्याय और निष्पक्ष होकर काम करेंगे। कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों की चिंता करेंगे, यानी कि हम कोई प्लांट पे काम कर रहे हैं या हम कोई एनिमल के ऊपर काम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम उनको एनिमल को हानि पहुंचाएं, रिसर्च कर रहे हैं तो। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स,
हम जो काम कर रहे हैं कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों की चिंता भी करेंगे और दूसरों का आदर भी करेंगे। ये नहीं कि अगर किसी हम कोई फाइंडिंग कर रहे हैं और कोई गलत काम कोई हमें कोई डिफेक्ट निकल रहा है, फ्लॉ निकल रहे हैं, किसी की कोई भी थ्योरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और जब हम उसके लॉ की डिमेरिट्स बताएंगे तो ये नहीं कि उसका हम अनादर कर दें, ऐसा ये नहीं किया, उसका भी आदर करना है हमें। लॉ अबाइडिंग और कानून का पालन करते हुए हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे, यानी कि ये एथिक्स है, ये सब एथिक्स में आता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एथिकल थ्योरी? ये एथिकल थ्योरी आई क्यों, क्या इनका काम क्या था, है ना? जैसे हम सोचते हैं यार, हमने ये नहीं की, हमें ये नहीं नहीं ये नहीं कर रहे हैं, है ना, ये सही नहीं है, मालूम है हमें, पहले आप बताया ये सही है ये गलत है, फिर हम अंदर से जो एक एथिक्स के अनुसार ही हमें काम करना है ना, बोलते हैं ना नहीं नहीं, तो इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एथिकल थ्योरी? एथिकल थ्योरीज आइडेंटिफाई व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल। एथिकल थ्योरी ये बताती है कि क्या सही है और क्या इविल, माने क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। दे डोंट एक्चुअली डिस्ट्रॉय इविल। एथिकल थ्योरी इविल को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, दे जस्ट प्रिवेंट इट्स स्प्रेडिंग। ये उसको स्प्रेड होने से, फैलने से बचाती है। अगर हमें मालूम है ये एथिक्स के मुताबिक ये गलत है तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे, एंड दे अलाउ फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन, और फिर हम नहीं करेंगे तो वो जस्ट खत्म हो जाएगा। Ethical theories help us to sort out our thinking. Ethical theories से हम सोचेंगे and to develop a coherent and justifiable basis. और हम सोचेंगे और हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और फिर हम एक आधार बनाएंगे, और जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में हम उस आधार को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और मॉरल जो भी क्वेश्चंस खड़े होंगे उनका हम एथिक्स के पालन करते हुए कार्य करेंगे। जैसे कि हमें थीसिस लिखनी है, रेफरेंस देना है, एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे, हम दूसरे का रेफरेंस लिया और हमने उसमें चिपका दिया, नहीं, क्योंकि प्लेगरिज्म आगे पढ़ेंगे तो प्लेगरिज्म में हम लाइन उठाई हमने वहीं पर रख दी। तो एथिक्स कहता है कि नहीं, हमें भी उस रेफरेंस को पहले चेक करना चाहिए, अगर उसने गलत रेफरेंस दे दिया होगा तो हमारा भी गलत रेफरेंस हो जाएगा। तो जो एथिक्स ने नॉर्म्स बनाई है वो रिसर्च में हम जब अभी करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा, तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो रोल ऑफ एथिकल थ्योरी इज टू प्रोवाइड सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स और रीजन फॉर मोरल जजमेंट, यानी एथिक्स के द्वारा हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे और मोरल जजमेंट पे पहुंचेंगे। व्हाट आर कैटेगरीज ऑफ एथिकल थ्योरीज? तो एथिकल थ्योरीज की कैटेगरीज क्या होती हैं? थ्योरीज तो बहुत सारी है इसकी, जैसे कि व्हाट मेक्स एन एक्शन मॉरली राइट, मतलब सीधी सी बात ये है, इसका मतलब ये है कि कैसे हम मॉरली राइट हो, यानी कि बिल्कुल मॉरल रूल, है ना, जैसे कि व्हाट मेक्स ए मॉरल रूल करेक्ट, कैसे हमारी मॉरल रूल करेक्ट हो, ये सब एथिक्स में जाएगा। परंतु जो फील्ड ऑफ एथिक्स है इसके अंदर इट इन्वॉल्व सिस्टमेटाइजिंग, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कंसेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। ये कहती है कि क्या राइट और क्या रॉन्ग बिहेवियर है। Philosophers today usually divide ethical theories into three general subject areas. तो वो उन्होंने ethical theories को तीन एरियाज में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। सबसे पहले मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स कहती है इट इज कंसर्न विद व्हाट वी मीन, है ना, ये इट इज कंसर्न विद व्हाट वी मीन व्हेन वी यूज वर्ड लाइक, जब हम शब्द यूज करते हैं गुड बैड राइट रॉन्ग, तो इसका मेटाटिक्स का मतलब है, इसका मतलब क्या है, अच्छा खराब सही गलत। ये इट इज नॉट ए नॉर्मेटिव सिस्टम ऑफ एथिक्स, इट डज नॉट टेल व्हाट वी कैन एंड कांट डू,
ये मेटाएथिक्स ये नहीं कहती कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें सही करना है, गलत करना है। मेटाएथिक्स बताती है ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये अच्छी है, ये खराब है। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मेटाएथिक्स हमें सब ये बताएगी कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, गलत सही, अच्छा खराब, है ना। इट इज इन मेटाएथिक्स। देन नॉर्मेटिव एथिक्स, the branch of moral philosophy or ethics concerned with criteria of what is morally right or wrong। वह ब्रांच ये बताए कि क्या मॉरली राइट है और क्या रॉन्ग है, मॉरली क्या सही है और क्या गलत है, वो हो गई नॉर्मेटिव एथिक्स। इट इंक्लूड्स फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स, इसके अंदर क्या मॉरल रूल बनाए जाए। इस सुबह उठना है, सब कहते हैं अच्छी बात है सुबह उठना है ना। अब देर में उठना है, सो के मर्जी है आपकी। बस मेटाटिक्स बोलती है कि सुबह उठना है, ये करना है, ये सही है, वो सही है, क्या करना है ये बताएगा हमें नॉर्मेटिव एथिक्स। इट इंक्लूड्स फॉर्मुलेशन ऑफ मोरल रूल्स दैट हैव डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस फॉर दी व्हाट ह्यूमन एक्शंस, क्या हमें एक्शन लेने हैं अपने घर में, अपने इंस्टीट्यूशन में, एंड वे ऑफ लाइफ शुड बी लाइक, और कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। भाई कॉलेज समय से जाना चाहिए, ये बात है। अब जाना चाहिए, देर में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है, क्या हमारा मॉरल, क्या हमारा अलाउ कर रहा है मॉरल। अप्लाइड एथिक्स, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ moral consideration। Applied ethics with respect to real world actions and their moral consideration in the areas of private and public life, the professions, health, technology, law and leadership। तो पहले ने बताया क्या सही है क्या रॉन्ग है, दूसरे ने बताया कि हम क्या नियम बनाएं, और अप्लाइड एथिक्स क्या कहती है जो हमने नियम बनाए उनको अप्लाई कैसे करें, कहाँ अप्लाई करना है। इट रेफर्स टू दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मॉरल कंसिडरेशन, है ना। एग्जाम 7 बजे शुरू होगा, 7 बजे तक हम बच्चे को आने देंगे, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के संग कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाए और वो 1 मिनट लेट हो गया, तो ये अप्लाइड एथिक्स हमें अप्लाई करना है। कि हमने नियम बनाए हैं, 1 मिनट लेट हो गया है, ये नियम गलत है ना। तो हम कैसे उसको अप्लाई करें, अंदर आने दें या नहीं आने दें। तो ये अप्लाइड एथिक्स विद रेस्पेक्ट टू रियल वर्ल्ड एक्शंस and their moral considerations in the areas of private and public life, the professionals, health, technology, law and leadership। क्या लीडरशिप, क्या लॉ बनाए, क्या लॉ बनाए हैं, हेल्थ, कैसे हमने जो नियम बनाए हैं हमें उनको कहाँ अप्लाई करना है, वो आता है अप्लाइड एथिक्स में। ठीक है, तो मेटा एथिक्स, सबसे पहले मेटा शब्द ग्रीक से आता है। मेटा फ्रॉम ग्रीक मीनिंग अबव और आफ्टर, यानी कि मेटाटिक्स कहती है कि ऑनेस्टी इज वर्च्यू, स्लेवरी इज इविल, यानी कि मॉरल लैंग्वेज गुड और बैड, ये हो गया हमारा मेटा एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स मींस कि हमें क्या मॉरल वैल्यू बनानी है, और आखिरी है हमारा अप्लाइड एथिक्स कि हमको कैसे उनको अप्लाई करना है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप क्वेश्चन